नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार भ्रष्टाचार से चाहे वो जुड़ी हुई खबरें हो, चाहे न्यायपालिका से जुड़ी हुई खबरें हो, लेकिन हमारे दर्शकों को जिस तरीके की खबरें देखना है, उस तरीके की खबरें मेरी कोशिश रहती है कि आप तक पहुंचाऊं। और इस एक ऐसे डिफिकल्ट समय में जहां पर सच्चाई बोलने पर प्रतिबंध लग जाता है या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, तो ऐसे समय में ऐसी खबरें लाना भी बहुत आसान नहीं है। और आज एक ऐसी ही खबर को लेकर मैं आपके साथ यहाँ पर फिर से हाजिर हुई हूँ, और ये खबर जुड़ी हुई है देश के प्रमुख सरकारी बैंक, जिसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वो विवादों में घिर गया है। और विवादों में क्यों घिरा? एक किताब के कारण वो विवादों में घिरा है। बैंक के मैनेजमेंट को इस किताब को इतना प्रभावित किया कि प्रकाशित होने से पहले ही इसकी किताब 2 लाख प्रतियां खरीदने का फैसला ले लिया गया। इनकी कीमत 7.25 करोड़ रुपए थी। बैंक ने इस किताब को अपने ग्राहकों, स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों और पुस्तकालयों में बांटना चाहता था। और अब यही किताब बैंक के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको इसको लेकर बहुत ज्यादा खबरें नहीं मिलेंगी, इक्का दुक्का पेपर्स ने इसको किया है, इसलिए मुझे लगा कि ये एक बड़ी खबर है और इसके बारे में आपको जानकारी देनी भी उतनी ही जरूरी है। अब इंडिया एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये किताब का नाम है जो केवी सुब्रमण्यम, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे फॉर्मर, उन्होंने लिखा था, जो देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो मैंने आपको बताया। सुब्रमण्यम बाद में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के नॉमिनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं। सरकार ने पिछले हफ्ते ही उनका कार्यकाल समय से पहले खत्म कर दिया था और अब माना जा रहा है कि किताब के प्रमोशन में अनियमितताएं यानी कि इरेगुलरिटीज भी उन्हें हटाए जाने का एक कारण था। लेकिन अब आप ये सोच लीजिए, मैनेजमेंट का फैसला क्या था? सुब्रमण्यम को एक प्रभावशाली और होनहार युवा टेक्नोक्रेट माना जाता था। यह भी अफवाह थी कि सीए के रूप में अपने कार्यकाल के बाद वह कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए दौड़ में थे। और कई कुछ अखबारों ने, जो बिजनेस पेपर्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी किया कि उनको 2 आंतरिक पत्रों के अनुसार बैंक के सपोर्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट ने अपने 18 जोनल हेड्स को बताया कि टॉप मैनेजमेंट ने किताब की हार्ड कवर और पेपरबैक संस्करणों को पूरे भारत में ग्राहकों, कंपनियों, स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों और पुस्तकालयों में वितरित करने का फैसला किया है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने बातचीत भी की है, और उनमें से एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहती हूं, जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता, लेखक और कॉलमनिस्ट संजय झा ने भी लिखा। और उस ट्वीट को बहुत ध्यान से देखिए। इफ दिस इज नॉट अ स्कैम, व्हाट इज? Taxpayers' money being looted in broad daylight from a public sector bank to promote a book authored by a Bhakt economist promoting the Modi government. अब ये जो ट्वीट है, ये टैग्ड है कांग्रेस को, जयराम रमेश, राहुल गांधी, निर्मला सीतारमण, सबको टैग्ड है। आज मैंने सोचा कि संजय झा से इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि संजय झा खुद एक बैंकर हैं, बिजनेस को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। संजय आज हमारे साथ हमारे चैनल पर पहली बार आए। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और एक बड़ी खबर है ये कि किस तरीके से ये घोटाला, इसको कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद आपको क्या लगा संजय जी? देखिए नीलू जी, सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगा कि आज यदि आप किसी भी पब्लिशर को पूछिएगा कि एक लोकप्रिय लेखक का भी किताब कितना बिकता है, और वो आपको कहेंगे कि 5,000 10,000 कॉपीज बिकते हैं। जब कोई किताब 10,000 कॉपीज बिकता है तो उसको कहा जाता है सुपर बेस्ट सेलर। यहां पर 2 लाख कॉपीज, और एक पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों खरीद रहा है इसको? और ये किताब क्या कहता है? इंडिया एट 100, विच इज बेसिकली वो जो मोदी जी का विकसित भारत जो है उसके साथ ही इसको इसकी टाइमिंग की गई है। ये तो एक राजनीतिक प्रचार ही हो रहा है ना। और आप लिखिए किताब, कोई सुब्रमण्यम जी को पूरी आज़ादी है कि वो किताब लिखें। वो बहुत आशावादी हैं कि भारत के सब लोग को अच्छे दिन दिखेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, उस पर किसी को नाराजगी नहीं होगी। परंतु टैक्स पेयर का पैसा ऐसे लूट करना, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मसार है। मैं समझता हूं कि देखिए, हमारे देश में, जैसे आपने शुरुआत में कहा था नीलू जी, जमहूरियत या प्रजातंत्र तो है ही नहीं। यहाँ जो लोग सत्ता में हैं या सत्ता पक्ष हैं, वो जो चाहे वो कर रहे हैं।
2 लाख कॉपीज, 7.5 करोड़ पब्लिशर को 50% एडवांस भी दे दिया गया। सोचिए आप, आजकल जब इतनी आर्थिक मंदी है कि लोग सिनेमा घर में पिक्चर देखने नहीं जा रहे हैं, यहाँ अचानक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी है कि आप देखिए, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, आपके शेयर होल्डर्स भी हैं, आपके जितने कस्टमर्स हैं उनको आप हर एक पैसा जो खर्च कर रहे हैं, उससे आपको ये सोचना चाहिए कि इस पैसा का कहाँ दूसरे, इसका क्या विकल्प था, कहाँ और इसका खर्चा किया जा सकता था। यदि 7.5 करोड़ इस किताब के बदले वो यदि गरीबों को एक एजुकेशन लोन या इन सब चीजों में यदि वो वहां पर पूंजी निवेश करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। आप गांव में जाके रोड्स बनाइए यदि आपको करना ही है फ्री में। तो एक बहुत ही जो मोदी जी के सरकार के इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में बैठे हुए थे, अब मैंने सुना है कि उनकी नौकरी बीच में टर्मिनेट हो चुकी है, परंतु उसका कारण जो भी हो, मैं समझता हूं कि इट इज एक बहुत गैर जिम्मेदारी हुई है बैंक से कि उन्होंने ये हरकत की है, क्योंकि ये इसको हम अंग्रेजी में करते हैं डे लाइट रॉबरी। नहीं, लेकिन ये बैंक ने अचानक से ये निर्णय लिया, सरकार को ये पता ही नहीं, इतनी सारी बुक्स का ऑर्डर भी कर दिया गया, ये आखिर कैसे हो सकता है? संजय, आप खुद बैंकर रहे हैं, अचानक से बैंक को कौन ये लाइसेंस देता है कि आप इस तरीके की हरकत करें और इस तरीके का आप ऑर्डर प्लेस करें? जी संजय। देखिए नीलू जी, मेरे अनुसार ये कोई नौकरशाही या दफ्तरशाही का कोई निर्णय नहीं है, ये कोई साधारण अफसर का कोई निर्णय नहीं है। ये सब फरमान जो आते हैं ये ऊपर से कहीं आता है। अब कहाँ से ऊपर में कहाँ आता है ये तो छानबीन करने के बाद ही मालूम होगा, परंतु ये बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है लोगों की चरित्र के बारे में कि देखिए, आप यदि किताब लिखे हैं और आपका पब्लिशर और आप किसी को 7.5 करोड़ का आप उसको बोलते हैं कि बजट में आप किताब खरीद लो, तो आप जानते हैं कि ये सही नहीं है। देखिए, इस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकता। चेतन भगत जो इतने लोकप्रिय फिक्शन लिखते हैं, जाने माने लेखक हैं, उनका भी किताब 2 लाख बिकने में उनको सालों लगते हैं। यहाँ पर इंडिया एट 100 एक इकोनॉमिस्ट का किताब, और ये भेजना चाहते हैं इसको स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरीज में, अच्छी बात है, लेकिन आप मालूम तो कीजिए क्या इस किताब का रिव्यू क्या है, इस किताब की खूबियत क्या है, और एक बैंक क्यों इतना खरीदेगा। यदि ये देखिए, किताब जब आदमी पब्लिश करता है तो उसके लिए जब किताब अच्छा है तो ढेर सारे लोग अपने आप खरीदते हैं। ये बैंक ने क्यों ये जिम्मेदारी ले ली कि हम पूरा खरीद के हम बांटेंगे। तो आई कैन टेल यू स्ट्रेट अवे कि इसमें इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। ये दिन दहाड़े घोटाला है, और मैं समझता हूं कि यदि आप गंभीरता से इस विषय पर गौर करेंगे नीलू जी, तो आप देखिएगा कि मोदी जी के सरकार के पिछले 10 साल में यहाँ पर घोटालों पर ज्यादा बात इसीलिए नहीं होता है क्योंकि मीडिया इनके कब्जे में है। लेकिन आज एक और खबर आया है, आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड पर उन्होंने एक नामंजूरी की है, जहां पर जेएसडब्ल्यू जो बड़ी कंपनी है, वो एक भूषण स्टील को वो खरीदने वाले थे अंडर आईबीसी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ने उस पर रुकावट ही नहीं, उसको रद्द कर दिया है। मैं समझता हूं कि देखिए, बहुत लोग समझते हैं कि यह बहुत पेचीदा या जटिल विषय है। देखिए, फाइनेंस थोड़ा बहुत लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इसीलिए इन सब चीजों के बारे में चर्चा नहीं होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि आम आदमी को शायद वक्त नहीं होगा ये समझने के लिए कि इसमें इसका साजिश क्या है या षड्यंत्र क्या है। परंतु यदि आप सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पढ़ेंगे, और मैं आपके दर्शकों को ये गुजारिश करूंगा कि जरा वो गूगल करके एकदम पूरे संयम से उसको पढ़ें, आराम से पढ़ें, और उनको मालूम हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर यदि उन्होंने दखल दिया है तो क्यों दिया है। बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि ये मसला है, और यहाँ भी मुझे लगता है कि एनसीएलटी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, यहाँ पर भी उनके जितने भी एक्विजिशंस हुए हैं, या जिसको आप अधिग्रहण करते हैं शायद हिंदी में, कि जहां पर नए कंपनीज को किसी ने खरीदा है, बैंकरप्ट कंपनी को किसी ने खरीदा है, आप देखेंगे कि करीब 8 या 9 बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप जो उद्योगपति हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने ही खरीदा है।
तो इसके डिफेंस में लोग कहेंगे कि उनके पास पैसा है तो उन्होंने खरीदा है। परंतु ये भी बहुत ही अजीब बात है कि कुछ ऐसे कंपनीज को इतने, जो हम कहते हैं ना बैंक में हेयरकट, बैंक हेयरकट लेता है। हेयरकट का मतलब है कि यदि मैं बैंक हूं और मेरा यदि मुझे किसी ने मुझसे मान लीजिए 10 करोड़ का उधार लिया, तो मुझे 10 करोड़ और उसके उसके ऊपर में इंटरेस्ट मुझे वापस मिलना चाहिए। यहाँ पर 10 करोड़ के बदले मुझे 1 करोड़ मिलेगा, मतलब 9 करोड़ का हेयर कट। यदि मुझे 3 करोड़ मिलेगा, मतलब बैंक को 7 करोड़ का हेयर कट। यहाँ पर बैंक्स ने इतनी बड़ी हेयर कट ली है नीलू जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगा कि एनसीएलटी के जितने भी ऐसे डिसीजंस हुए हैं उस पर भी यदि एक इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि मालूम हो कि कौन इसको खरीदा और क्या बैंक ने उसके लिए नुकसान उठाया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप एक तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड इश्यूज है। हमें भी बैंक, यूनियन बैंक की बात करें, ये इंटर रिलेटेड इशू है। आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 10 साल में लगभग 17 लाख, 16.5 या 17 लाख करोड़ का एनपीए राइट ऑफ हुआ है। बैड लोन, इट्स अ बैड लोन, इट्स अ राइट ऑफ। क्या, कैसे बैंक ने इतना बड़ा राइट ऑफ किया? क्या राइट ऑफ जरूरी था? राइट ऑफ हो गया मतलब बैंक अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं करेगी उसकी रिकवरी करने के लिए। बिल्कुल। ये लोग अपने अपने डिफेंस में कहेंगे कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये तो राइट ऑफ हो चुका है, ये तो बैड लोन, इट हैज बीन कॉल्ड एज अ बैंक लोन। तो ये 17 लाख करोड़ यहाँ आप देखिए ऐसे। अब इसका खुलासा आज इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज में आया है। अब कितने ऐसे चीज हो रहे हैं जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। नहीं संजय, लेकिन एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है जो इकोनॉमिक टाइम्स में थी, और इसको लेकर कि बोर्ड ने जो सपोर्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर गिरिजा मिश्रा को ये भुगतान खुद ही करने के लिए अधिकृत करने के अधिकार पर सवाल उठाया था। और मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार जो इनके जो बैंक के जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने बोर्ड को बताया कि मिश्रा को खरीद करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई हम्म, नियम तोड़ने के लिए नहीं कहा गया था। इसका मतलब ये हम्म। है कि अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, अपने ही लोगों के ऊपर प्रेशर डाला गया कि भाई आप ये किताब खरीदिए। और उसका गिरजा मिश्रा ने अभी तक जवाब नहीं दिया इकोनॉमिक टाइम्स को, जिसने स्टोरी की थी। देखिए, मैं यही कहूंगा नीलू जी कि यहाँ पर नौकरशाही या दफ्तरशाही पर दबाव दिया जाएगा, कोई अफसर पर आरोप लगाया जाएगा, किसी को निलंबित भी किया गया है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि ये आदेश कहाँ से आए? 7.5 करोड़ का बजट प्राइवेट कंपनीज में भी किसी को आसानी से नहीं दिया जाता। ये सीईओ एमडी लेवल पे प्राइवेट कंपनीज में भी उतना बड़ा बजट, चाहे एडवर्टाइजिंग के लिए हो या किसी चीज के लिए हो, 7.5 करोड़ का कोई मार्केटिंग मैनेजर को बजट नहीं दिया जाता है। तो ये रकम बहुत बड़ा है, समझ गए हैं? तो मुझे लगता है कि नीलू जी, यदि आप देखिएगा कि हमारे देश में आप इलेक्टोरल बॉन्ड को देख लीजिए, बड़ा घोटाला उसमें। तो आपने माफिया स्टाइल पूरा एक ऑपरेशन देखा आपने, गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल कैंपेन फाइनेंसिंग हो रहा था वहां पे। फिर आप देखिए ये अदानी अदानी पर तो कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं। वहां के अमेरिका से इन्होंने कहा कि आप अरेस्ट वारंट भेजिए, उनको समन्स भेजिए। वो किसी को मालूम भी नहीं कि वो समन्स अदानी जी तक पहुंचा कि नहीं। अदानी जी, सुना है मैंने रिपोर्ट में कि अमेरिका पहुंचे हुए हैं, वहां पर वो कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि उनको इस बात को आप हटा दीजिए, हम पर जो पूरी छानबीन हो रही है वो उसको अलग कर दीजिए। सरकार चुप है। देखिए ये सब इसी बात को का एक इजहार करता है नीलू जी की हमारे देश में कोई पारदर्शिता नहीं है। राफेल हो, अदानी हो, डीमोनेटाइजेशन में काले काले पैसे गए कहाँ? काल डीमोनेट कहाँ गया वो सब काला धन? जरा बताइए ना। आजकल हमारे चुनाव में 60,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो घोटाला था उसमें सब मिला के मान लीजिए 4,000 5,000 करोड़ लिखिए, बाकी तो काला धन ही है। बिल्कुल। इलेक्टोरल बॉन्ड भी घोटाला है और बाकी काला धन भी घोटाला है। तो ये बिल्कुल, लेकिन कैसे संजय चल रहे हैं जो हम? जो जो इकोनॉमिक टाइम्स में जो स्टोरी आई है उसको मैं कोट कर रही हूँ, उसी का एक हम्म, पैराग्राफ है कि इस साल जनवरी में बैंक ने इस लेन-देन में हुई चूक की पहचान करने के लिए केपीएमजी को नियुक्त किया था। हम्म, कंसल्टेंट ने महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप दी। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है और क्या हम्म, सिफारिश की गई है। और ये भी हम्म, स्पष्ट नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है कि बैंक ने जनरल मैनेजर के निलंबन के अलावा कोई और कदम उठाया है या नहीं उठाया। अब जो हम्म, वहां का हम्म, कर्मचारी संघ है उसका कहना है कि जनरल मैनेजर को बलि का बकरा बनाया गया है और उन्होंने हम्म, आगे जांच की मांग की है।
तो मेरा अब हम्म, सवाल आपसे संजय ये है कि इस पर्टिकुलर केस में ये इतना बड़ा हम्म, धांधली का जो मामला सामने आया है, वेयर डज द हम्म। बक स्टॉप? विल निर्मला सीतारमण टेक दिस इनटू कंसिडरेशन? क्या पीएमओ इसके लिए जवाबदेही देगा? कौन इसके लिए जवाबदेह है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर यूनियन बैंक की जो सीईओ है और बोर्ड है, उनकी ज़िम्मेदारी होगी। देखिए, क्योंकि एक अफ़सर या जनरल मैनेजर को भी इतनी ना आज़ादी होती है, ना उतनी उसकी ज़रूरत होगी कि वो अपने आप में कर ले। समझ गए हैं? बिल्कुल। और ये जो शख्स हैं, सुब्रमण्यम जी, तो काफ़ी जाने-माने, पहचाने एक शख्सियत हैं, जो बजट के टाइम में हर जगह टीवी चैनल में रहते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हैं सरकार के। मैं इतना ही कहूँगा कि वो तो अपने सफाई में कहेंगे कि देखिए, मेरा किताब यदि कोई खरीद रहा है तो खरीद रहा है, परंतु विषय वो नहीं है। विषय ये है कि यूनियन बैंक किसके दबाव में उन्होंने ये निर्णय लिया। एक बहुत बड़ा ये रकम है, 7 करोड़ से ज़्यादा, और एक पब्लिक सेक्टर बैंक का ये एक्सपेंस है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये खर्च है। इस पर कोई आपको रिटर्न नहीं आने वाला था। ये बैंक समझ रही है कि मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, हम एजुकेट कर रहे हैं, हम उनको प्रेरणा दे रहे हैं, हम उनका कुछ जो है इल्म बाँट रहे हैं। अरे भैया, ऐसे नहीं होता है। आपकी ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर यदि हमारी जो सरकार है, जो हुकूमत है, देखिए, उनको कोई प्रश्न पूछता ही नहीं है। यही तो बिल्कुल एक तरीके से अफ़सोसजनक हालात हैं हमारे। और आपके आज इस प्रोग्राम में हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल बड़ा मीडिया चुप है और विपक्ष का आवाज़ दबाया जा रहा है, और इस सरकार के लोग जो चाहे वो कर रहे हैं। देखिए, ये जो जिसके बिल्कुल। बारे में अभी हमने चर्चा की है, इस बात का सबूत है कि कितने घोटाले जो हो रहे हैं, उसके बारे में तो शायद चर्चा भी नहीं होती है। बिल्कुल। और यदि आप एक दिन तो एक न दिन खुलासा होता ही है, एक न एक दिन भंडाफोड़ होगा ही, लेकिन तब तक हो सकता है वो रकम वापस भी नहीं आ पाएगा। एक छोटा-सा सवाल बस चलते-चलते संजय, कि ये काम क्यों किया होगा इस बैंक ने? आखिर बैंक को इससे क्या फ़ायदा हुआ होगा सुब्रमण्यम साहब की किताब बेचने से, अपने ज़ोनल एम्प्लॉइज़ से इस बात को कहने के लिए कि भाई आप ये किताबें खरीदिए। बैंक को क्या फ़ायदा हुआ होगा? कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा सुब्रमण्यम साहब की किताब को प्रमोट करने के लिए। देखिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक लेखक हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध एक व्यक्ति हैं सरकार के नज़रिए में। उनको आईएमएफ में उनकी नियुक्ति की गई। अब उनका किताब लिखा गया, एक पब्लिक सेक्टर बैंक उस पर 7 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है। बहुत ही विचित्र बात है, क्योंकि यदि बहुत ही अच्छा किताब है तो वो तो अपने आप सब लोग, बहुत लोग किताब लिखते हैं, मैंने भी किताब लिखी है, वो तो ऑटोमैटिकली यदि अच्छा है तो लोग खरीदेंगे। एक बैंक क्यों 7 करोड़ में होगा? यदि ये बैंक सुब्रमण्यम जी का बैंक होता तो मैं समझ सकता हूँ। यदि वो उसका प्रिंसिपल शेयर होल्डर होते तो वो भी मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन ये किसी नेता को तो बैंक नहीं है, ये आम आदमी का बैंक है भैया। जब आप एब्सोल्यूटली। पब्लिक सेक्टर कहते हैं, मतलब आम आदमी का बैंक है। यदि मान लीजिए कि आज हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक का या किसी फॉरेन बैंक का, तो हम यही कहते हैं कि कुछ हो सकता है कि उनको बहुत प्रेम है सुब्रमण्यम जी से, इसीलिए उन्होंने किया है। लेकिन एक जिसकी जिम्मेदारी आम आदमी का देखभाल करना जिम्मेदारी है, उनका काम है कि वो आम आदमी का खिदमत करें, वो यहाँ 7 करोड़ रुपए एक किताब पे लगाएं। मैं समझता हूं कि बहुत ही ये अजीब एक हादसा है, और इसकी पूरी तरीके से छानबीन होनी चाहिए। और जिसने इसमें गलती की है या जानबूझ के की है, उसको इस बात को दोहराना चाहिए 10 बार कि किसके दबाव में उसने किया। मुझे लगता है एज़ इन एवरीथिंग एल्स, चलते-चलते द बक स्टॉप्स एट द टॉप। बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया संजय। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।